हेलो स्टूडेंट्स, मेरे छात्रों नमस्कार। आपका आज आप करें 10वीं कक्षा का जो सेट 2 है और आपको नवंबर में हुआ है नवंबर सेट 2 जो 2 दिसंबर को आपका हुआ है, संपन्न हुआ है। उसको हम आपके सरल करेंगे आपके लिए। तो सबसे पहली बात है कि इसमें सारे के सारे प्रश्न आपने करने हैं और प्रश्न 1 से 10 तक का 1 अंक का होगा और 11 से 12% 2 अंक का होगा और 13वां और 14वां है वो 3-3 अंक के होंगे। तो इस प्रकार चलो सबसे पहले प्रश्न करते हैं हम। पहला प्रश्न इसमें जो आज आया हुआ वो है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी की हुई थी, इसलिए इसके पहला ही उत्तर ठीक है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है। क्योंकि जब पहला ठीक आ गया तो 1556 भी गलत है, 1789 और 1857 ये तीनों के तीनों गलत हैं, क्योंकि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई। अब आते प्रश्न नंबर 2 पर, खरीफ फसल की मुख्य खाद्य फसल क्या है? जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई थी कि रवि में 2 अक्षरों से बना रहा है, वी 2 से, तो उसी प्रकार गेहूं 2 शब्दों से बना होता है। गेहूं के साथ जितनी फसलें हैं वे रवि की फसल है। कपास या चावल 3 अक्षरों से बना हुआ है और कपास खरीफ में भी 3 ही शब्द हैं। तो इसलिए यहाँ यदि हम उस सूत्र का प्रयोग करें, अपने ट्रिक का प्रयोग करें, तो उस ट्रिक के हिसाब से खरीफ में 3 अक्षर हैं, 1 2 3, और चावल में भी 1 2 3, या कपास में 1 2 3, और कपास के साथ जितनी भी फसलें बीजती हैं वे सारी की सारी खरीफ की फसलें हैं। तो आते हैं, हम कह सकते हैं कि जो चावल है वो खरीफ की फसल है, सरसों, दाल और गेहूँ है ये रबी की फसल है, क्योंकि गेहूँ के साथ दाल और सरसों गेहूँ के साथ बोए जाते हैं और गेहूँ रबी की फसल है। तो आपको क्लियर हो गया होगा दूसरा प्रश्न का उत्तर जो आपका चावल है। तो इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। निम्नलिखित कौन सी फसल जायद के मौसम में उगाई जाती है? दोनों ऋतुओं के बीच एक ऋतु है जायद, उस ऋतु में उगाई जाती है। मूंगफली नहीं उगाई जाती, सोयाबीन भी नहीं उगाया जाता, सरसों नहीं उगाया जाता, खरबूजा, क्योंकि बेल वाली जितनी भी फसलें होती हैं वे सारे जायद फसलें कहलाती हैं। जायद जो दो रबी और खरीफ फसल के बीच में जो फसल हो जाती है उसको जायद के नाम से जानते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा एक आंदोलन नहीं है? नर्मदा बचाओ आंदोलन था, महिला आंदोलन, ये नाम भी आंदोलन है, पीछे लिखा हुआ भी आंदोलन है, नेपाल में संघर्ष, ये भी एक आंदोलन हुआ था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये एक पार्टी का नाम है, कोई आंदोलन नहीं है, इसलिए इसका उत्तर ये आएगा। तो ऊपर पूछा आंदोलन नहीं, ये भी आंदोलन है, ये भी आंदोलन, ये आंदोलन है, ये पार्टी का नाम है, इसलिए ये आंदोलन है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। MN से क्या है? M से मल्टी लेवल, N से नेशन और C से कंपनी। मल्टी नेशन कंपनियां कौन सी हैं? उनको कई राष्ट्रीय नहीं है, बहुराष्ट्रीय होती हैं वे। बहुराष्ट्रीय दल देश ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कंपनी की बात है। मुख्य राष्ट्रीय कंपनियाँ ये भी नहीं है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ ये होगा, क्योंकि मल्टी मैंने बहुत, नेशन मैंने राष्ट्र, कंपनियाँ मैंने कंपनी, बहुत राष्ट्रीय कंपनी है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, वह रिक्त स्थान भाव। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के समय ने, बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की नींव है जो बाबर ने भारत में रखी थी, यानी मुगल शासन का साम्राज्य बाबर के साथ भारत में शुरू हो गया था। इस प्रश्न नंबर 7 में की बात करें हम, कृषि को परिभाषित करें। तो कृषि को परिभाषित करना, जो खेती बाड़ी से संबंधित वस्तुएं हमारी जो खेती में बोई जाती हैं उन फसलों को हम कृषि से संबंधित बातों में शामिल करते हैं। तो ये मैं आपके सामने पेपर रख रहा हूँ, उनमें थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से जो अच्छा है पेपर, उस पेपर को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए इसमें इस बच्चे ने किया है, प्रश्न नंबर, किसी बड़े क्षेत्र पर अपने देश की जनसंख्या को खाद्य पदार्थों उपलब्ध कराने के लिए की गई खेती कृषि कहलाती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, नेपाल कब संवैधानिक राजतंत्र बना? 20 सितंबर 1915 को संवैधानिक रूप से इसको राजतंत्र बन गया था, संवैधानिक रूप से, जिसमें संविधान लागू कर दिया गया था। तो इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 9वां, दबाव से राजनीतिक दल में क्या अंतर है? दबाव से वे संगठन हैं जो हड़ताल, आंदोलन आदि द्वारा सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगे पूरी करवाते हैं। राजनीतिक वह दल है जो चुनाव द्वारा राजनीतिक सत्ता और सरकार प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका
10वां प्रश्न है WTO क्या है? तो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। तो इसकी फुल फॉर्म है जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद प्रश्न नंबर हम 11 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है साम्राज्यवाद एक राजनीतिक प्रणाली है। इसमें किसी देश का शासक अपना क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र पर भी अपनी शक्ति व धोखे से बलपूर्वक शासन स्थापित करता है और वहाँ के लोगों का शोषण करके, उनका धर्म परिवर्तित करके उसे क्षेत्र आवश्यक खनिज, आर्थिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधनों का अपने हितों के लिए प्रयोग करते थे और उन्हें अपने क्षेत्र में बेच देते थे। इस प्रकार साम्राज्यवादी को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद बाजार क्या होता है? बाजार की परिभाषा बताइए। बाजार अलग अलग स्तरों पर होता है। बाजार वह है जहाँ से उपभोक्ता उत्पादकों का उपभोग करते हैं या प्राप्त करते हैं, और बाजार में उपभोक्ताओं को बहुत से विकल्प मिलते हैं। वो चुन करके अपनी अच्छी वस्तुओं को खरीदते हैं, अर्थात बेचने और खरीदने वाले स्थान पर जहाँ पर वस्तुएं बेची जाती है और खरीदी जाती हैं उस क्षेत्र को हम बाजार कहते हैं। या लेन देन विनिमय के काम जहाँ पर विनिमय होता है हम उसको बाजार कहते हैं। इसके बाद आपका सौर ऊर्जा के 3 लाभों का वर्णन करें। सौर ऊर्जा के लाभ बताने हैं। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहला लाभ तो यह है कि ये इससे सौर ऊर्जा सोलर कुकर बनाए जाते हैं। बनाने में सूर्य ऊर्जा गैस का प्रयोग किया जाता है, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, सौर ऊर्जा का प्रयोग बिजली बनाने में भी किया जाता है। जैसे कि आपने आजकल देखा, आपके सौर ऊर्जा की प्लेटें वगैरह मकानों के ऊपर लगा करके लगाई जाती हैं और इस ऊर्जा पैदा करने में, विद्युत पैदा करने में किसी प्रकार पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता। और तीसरा है सौर ऊर्जा से बनी बिजली ग्रामीण एरियो में बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि यह गैस दूरगामी क्षेत्रों में, राजस्थानी क्षेत्रों में जहाँ पर पहुँचा भी ना जा सकता वहाँ पर कामयाब है। और जिस बायोगैस की प्रयोग कमी आई है, जिससे खेतों में भी पर्याप्त मात्रा में खाद पहुँची है सौर ऊर्जा से। इसके साथ साथ जो प्रश्न नंबर लास्ट आपका वो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य? क्षेत्रीय दल के में मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्तें आवश्यक है? क्षेत्रीय दल से तात्पर्य किसी भी विशेष क्षेत्र के राजनीतिक पार्टी से क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए। नंबर 1, उम्मीदवार क्या उस क्षेत्र का होना चाहिए, उसकी आयु शर्तों के अनुकूल होनी चाहिए, वह ईमानदार होना चाहिए, उसकी बहुत पहचान होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इस प्रकार स्टूडेंट इन प्रश्नों का हमने उत्तर देना था। आपने इन प्रश्नों को किया, अपने प्रश्नों के साथ मिलान करें। मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छी तरह से आपने हल किया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।